जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था संतुलित आहार के ऊपर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अपनी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की आवश्यकता है, उसके अलावा हमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। हमें सभी से भरपूर फूड लेना चाहिए, पर हमारे कई बार बनाने के तरीके से और जिस तरह से हमें भोजन, प्रोसेस्ड फूड जो मिलता है, उससे क्या होता है कि वो जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने तरीकों को इस तरह से रखें कि वो ख़त्म ना हो, वो नष्ट ना हो। आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, बेमेल और विपरीत आहार। आहार के संबंध में विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि कौन कौन चीज़ें साथ खाई जा सकती हैं और किन चीज़ों को मिलाकर खाना हानिकारक सिद्ध होता है। इस विषय पर हमारे यहाँ पहले ही कुछ विचार किया गया है और वैद्य ग्रंथों में उनका वर्णन भी पाया जाता है, पर अब वह अधिकांश में अप्रासंगिक और अनुपयोगी सा जान पड़ता है। उसमें ऐसे 10-20 चीज़ों का नाम उदाहरण स्वरूप गिना दिया गया है जिनको या तो हम काम में लाते ही नहीं या जिनका प्रयोग बहुत ही कम और कभी-कभी किया जाता है। मिसाल के लिए उनमें कहा गया है कि दूध के साथ कुल्थी, मोठ, लहसुन का विरोध है। उर्द के साथ मूली का, मकोए के साथ पीपल और मिर्च का, ताड़ के फल के साथ दही और तक्र का, बड़हल के साथ उर्द की दाल का, शहद के साथ खिचड़ी का और मकोए के साथ गुड़ का विरोध है। इनमें से कितनी ही चीज़ों का प्रयोग हम कदाचित नहीं करते और जिन चीज़ों का विरोध बतलाया गया है उनको एक साथ खाने की नौबत शायद ही कभी किसी को आती हो। वास्तविक बात जिस पर हमको ध्यान देना है वह यह है कि हम जो भोजन नित्य करते हैं उसके मुख्य उपादानों को किस विधि से उपयोग में लाया जाए जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे। विभिन्न पाचक रसों की आवश्यकता। इस संबंध में आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आहार के भिन्न भिन्न तत्वों के पचने के लिए अलग अलग पाचक रसों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऊपर बतलाया जा चुका है, हमारे आहार में 3 ही पदार्थ पोषण करने वाले होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, प्रोटीन मांस बनाने वाला तत्व, और चिकनाई मीन्स फैट। इनमें से श्वेतसार गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का आदि अन्नों में, आलू, शकरकंद, घुइयां, अरबी जैसे कंदों में और गुड़ चीनी में पाया जाता है। इसे श्वेतसार या कार्बोज को पचाने का मुख्य साधन क्षार है और यह मुंह की लार के माध्यम से भोजन में मिलाकर पाचन क्रिया आरंभ कर देता है। दूसरा तत्व प्रोटीन है जो सब प्रकार की दालों, सेम, मटर, चना आदि वनस्पति जन्य आहार में और मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दही आदि प्राणिज पदार्थों में पाया जाता है। इसकी पाचन क्रिया मुंह की बजाय आमाशय के भीतर पहुंचकर वहां की ग्रंथियों से निकलने वाले अम्ल रस से होती है। पर जब ये दोनों प्रकार के अर्थात श्वेतसार व प्रोटीन की प्रधानता वाले पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो दोनों प्रकार के पाचक रस क्षार और अम्ल एक साथ निकलते हैं, जिससे क्षार वाला तत्व नष्ट हो जाता है अथवा निर्बल पड़ जाता है। परिणाम यह होता है कि श्वेतसार के पचने में बाधा पड़ती है और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि हम लोग हजारों वर्षों से दाल, रोटी या भात, चावल खाते आए हैं। जो जातियां मांस खाती हैं वे रोटी के साथ मांस का भी प्रयोग निसंकोच भाव से करती आई हैं। इसलिए हम जल्दी ही इस बात को नहीं समझ पाते कि इस प्रकार के भोजन में कोई हानि है। आरंभ में जब तक शरीर में काफ़ी शक्ति रहती है इस प्रकार के भोजन से कोई प्रत्यक्ष हानि भी नहीं जान पड़ती और मनुष्य का स्वास्थ्य साधारण एवं काम चलाऊ बना रहता है। पर इस प्रकार के भोजन के कारण पाचक अवयवों को अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उनकी शक्ति घटती जाती है और हम लोग 40-50 वर्ष की आयु में ही बुढ़ापे का अनुभव करने लगते हैं। यदि मनुष्य पाचन क्रिया के इस सिद्धांत को समझकर यथासंभव एक प्रकार का भोजन ही एक समय करे और हानिकारक कार्यों से भी बचा रहे तो 70-80 वर्ष की आयु तक भी बुढ़ापे से बचकर भली प्रकार कार्यक्षम बना रह सकता है। इस वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से
जब हम भोजन पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि गेहूं, चावल आदि अन्नों के साथ दाल और मांस जातीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए और उनके साथ दही, खटाई आदि का मेल ठीक रहता है। 40 वर्ष से अधिक आयु हो जाने पर दाल आदि प्रोटीन पदार्थ नहीं खाने चाहिए क्योंकि उस समय शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए भोजन में पाया जाने वाला प्रोटीन बिना पचे ही मल के साथ निकल जाता है। दूध को भी अलग पिया जाए तो वह शीघ्र पचकर शरीर में आत्मसात हो जाता है। वैसे उसे श्वेतसार और प्रोटीन वाले दोनों तरह के पदार्थों के साथ खाया जा सकता है। बादाम, नारियल की गिरी, काजू, मूंगफली आदि गिरियां भी प्रोटीन प्रधान हैं और कठिनता से पचते हैं। को थोड़ी मात्रा में खाया जाए और अन्य भोजनों से प्रथम ही खाया जाए। खटाई को रोटी दाल के साथ खाने का निषेध। संतरा, अंगूर, टमाटर आदि फल दूध के साथ खाए जा सकते हैं, पर अन्य खट्टे पदार्थ दूध के साथ नहीं खाए जाने चाहिए, अन्यथा उनके पचने में देर लगती है। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जैसे फलों के साथ भी दूध का खाना बहुत हानिकारक होता है। एक लेखक के मतानुसार खरबूजा और दूध का मेल होने से तो हैजा होने की संभावना रहती है। नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है, पर उसे भी दाल रोटी के साथ खाना भोजन विज्ञान की दृष्टि से बहुत हानिकारक होता है। कारण यह है कि रोटी दाल आदि को पचाने के लिए मुंह के भीतर जो लार निकलकर मिलती है, नींबू की खटाई उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है, जिससे वह रोटी आदि के श्वेतसार को पचाने में बेकार हो जाती है और आमाशय को पाचन क्रिया में कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ता है। नींबू को सदैव सुबह शाम पानी मिलाकर पीना और उसमें चीनी अथवा नमक आदि कतई न डालना सर्वोत्तम है। दुग्धाहार और फलाहार। दूध भारतवासियों का सर्वोत्तम खाद्य माना गया है। दूध से उत्पन्न होने वाले घी, दही और मट्ठा आदि में से किसी एक या अधिक पदार्थों का सेवन इस देश के सभी व्यक्ति करते हैं। किसी समय तो कहते थे कि इस देश में दूध की नदियां बहती थीं। वैदिक काल में जनसंख्या के अनुपात से गायों की संख्या बहुत अधिक थी और दूध, दही, घी लोगों का मुख्य आहार था। जैसा बताया जा चुका है, दूध में सब तत्व मौजूद रहते हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है और सदैव नहीं तो कुछ समय तक तो केवल दूध पर निःसंकोच भाव से निर्वाह किया जा सकता है। बच्चों और बुढ़ों के लिए तो यह आदर्श आहार माना जाता है, पर भारतवर्ष में सामान्य रूप से जिस भोजन का प्रयोग में लाया जाता है उसके साथ प्रतिदिन 20 से 40 तक तोला दूध का सेवन करना भी आवश्यक है। इससे न केवल हमारे शरीर की क्षीजन की पूर्ति होती है, शरीर की वृद्धि होती है, वरन साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। मानव शरीर की हड्डियों के जोड़ों और संधि बंधनों को चिकना, नरम, लचीला बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की चिकनाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए दूध से प्राप्त होने वाली चिकनाई सर्वोत्तम है। दूध में जो श्वेतसार प्रोटीन मिलते हैं वह बहुत उच्च कोटि के होते हैं और उससे शरीर के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। हड्डियों के बनने के लिए जिस कैल्शियम की आवश्यकता होती है वह मनुष्य को दूध द्वारा ही पर्याप्त मिल सकता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा का आवश्यक अंश भी उसमें पाया जाता है, जिनसे हमारे स्वास्थ्य को स्थिर रखने में बड़ी सहायता मिलती है। यद्यपि दूध को मनुष्य का पूर्ण आहार बतलाया गया है और उसमें स्वास्थ्य को ठीक रखने के सब उपादान भी पाए जाते हैं, तो भी साधारण मनुष्य जिनको जीवन निर्वाह के लिए नित्य पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है, केवल दूध पर निर्वाह नहीं कर सकते। गेहूं, चावल, दाल आदि से मनुष्य देह को जो कार्बोज मिलता है और जिससे शरीर में ताप उत्पन्न होकर कार्य शक्ति उत्पन्न होती है, वह दूध में अधिक मात्रा में नहीं होता। साथ ही उसमें फुजला, छूछ का अंश भी नाम मात्र होता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति 10-5 दिन केवल दूध पर रहता है तो प्रायः उसे कब्ज हो जाता है और दूध की गांठें बन जाती हैं। इसलिए दुग्ध चिकित्सा अथवा विशेष साधन के रूप में तो केवल दुग्धाहार संभव है और लाभदायक भी होता है, पर सामान्य रूप से केवल दूध पर रहना व्यवहारिक नहीं होता। उसे रोटी, तरकारी आदि के साथ चिकनाई और शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संतुलित मात्रा में ग्रहण करना ही अधिक उपयोगी है।
ऐसे ही बात लगभग फलाहार के संबंध में है। फलों को मनुष्य का स्वाभाविक आहार माना गया है और स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए फलों का प्रयोग एक दृष्टि से अनिवार्य भी समझना चाहिए। जिन चार पदार्थों द्वारा हमारा भोजन शीघ्र पचता है वे मनुष्य रूप से शाकों और फलों में ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार वे विटामिन या जीवन तत्व भी जिनके द्वारा हमारा रक्त शुद्ध और प्रभावशाली बनता है और वह सब तरह के रोग कीटाणुओं को नष्ट करता है, फल और शाकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से फल और शाक हमारे आहार के एक बहुमूल्य अंश हैं। जो उनसे सर्वथा वंचित रहते हैं या उनका उचित रूप से प्रयोग नहीं करते, वे कभी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। पर जैसा अनेक प्राकृतिक चिकित्सक घोषित किया करते हैं कि फलों के सिवा और सब पदार्थ मनुष्य के लिए स्वाभाविक भोजन नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को फलों पर ही निर्वाह करना उचित है, वह वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार संभव नहीं जान पड़ता। फलाहार आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगा पड़ता है और हर मौसम में फलों का प्राप्त कर सकना भी सुविधाजनक नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग कड़ी मजदूरी का काम करते हैं, उनका गुजारा भी फलाहार से संभव नहीं है। जिनको अधिक प्रोटीन वाला आहार आवश्यक होता है, जिसका फलों में प्रायः अभाव होता है। इन बातों पर विचार करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फलों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उनसे भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और आहार के सात्मीकरण शरीर में मिल जाने में सहायता मिलती है, पर सामान्य रूप से अधिकांश मनुष्य उन्हीं पर निर्वाह नहीं कर सकते। वर्तमान समय में हजारों वर्षों से हमारा जीवन और रहन सहन जैसा बन गया है, उसे देखते हुए अन्न और दूध के साथ फलों और कच्ची तरकारियों को आहार के एक अंश के रूप में ग्रहण करना ही व्यवहारिक और लाभदायक है। इस संबंध में विशेष ध्यान देने की बात यही है कि आजकल भारतवर्ष के निवासी अधिकांश में फल और शाकों का जिस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार अवश्य किया जाए। शाक और तरकारियों को अधिक उबालकर उनका पानी निकाल देना, उनको तेल घी में खूब भूनकर तलना, उनमें खूब मिर्च मसाला खटाई मिला देना, ऐसी बातें हैं जिनके कारण उनका लाभ और गुण प्रायः बिल्कुल नष्ट हो जाता है और केवल छूछ या फोक ही हमारे हिस्से में आता है। इस तरह का कार्य निस्संदेह बुद्धिमानी के विपरीत ही माना जाएगा। इस प्रकार जो लोग झूठे स्वाद के लिए अपने हाथ से अपने भोजन को निस्सार बना लेते हैं, वे यदि आए दिन बीमार होते रहते हैं या उनको सदा किसी न किसी अंग में कष्ट का अनुभव होता रहे और उसके लिए यदि वे किसी अन्य को दोष दें तो यह मूर्खता ही कही जाएगी। जो लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की अभिलाषा रखते हैं, उनको शाक और फलों को जहाँ तक संभव हो कम से कम परिवर्तन करके काम में लाना चाहिए। शाकों को साधारणतः पकाना और उनमें कम मसाला डालना ही हर तरह से हितकारी है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के जो विपरीत आहार हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, बेमेल आहारों के बारे में। फिर हमें ये बताया कि खटाई को रोटी दाल के साथ नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को किसके साथ नहीं खाना चाहिए, विपरीत आहार जो होते हैं वो हम कैसे अवॉइड करें ये बताया और दुग्धाहार और फलाहार के बारे में बताया। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।